सो फ्रेंड्स आईपीओ के कह सकते हैं सीजन के अंदर एक नया और मेनलैंड आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा जिसका नाम है एबन्स होल्डिंग्स आईपीओ। मंडे से ये आईपीओ ओपन होने वाला है, तो इस वीडियो में हम इसी का विश्लेषण करेंगे, बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, किस प्रकार का काम है, क्या यहाँ पे कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है, कंपनी के किस प्रकार के फंडामेंटल्स है, क्या इसकी करंट ग्रे मार्केट चल रही है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या पैसे बना के दे पाएगा ये आईपीओ। इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो पूरा आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स एबन्स होल्डिंग लिमिटेड, एबन्स होल्डिंग लिमिटेड दोस्तों एबन्स ग्रुप की फाइनेंशियल बिजनेस आर्म है। अब एबन्स होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो दोस्तों कंपनी जो है वो 2009 में चालू हुई थी। एबन्स होल्डिंग लिमिटेड का काम है फाइनेंशियल सर्विसेज, गोल्ड रिफाइनिंग, ज्वेलरी, कमोडिटीज ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग, वेयर हाउसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड रियल एस्टेट, एंड द कंपनी रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म ऑफ द एबन्स ग्रुप। सो दोस्तों एबन्स होल्डिंग लिमिटेड क्या है, एक एनबीएफसी कंपनी है जिसका काम क्या है, एनबीएफसी सर्विसेज प्रोवाइड करना। कंपनी कुछ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग भी करती है इक्विटीज़ के अंदर, कमोडिटीज़ और फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। कंपनी का एक प्राइवेट क्लाइंट स्टॉक ब्रोकिंग भी है, डिपॉजिटरी सर्विसेज भी है, एयूएम भी है, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज भी दोस्तों कंपनी कुछ कर लेती है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज भी कर लेती है, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी कंपनी कर लेती है टू कॉर्पोरेट्स, इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के लिए कंपनी काम करती है। तो इस प्रकार का बेसिकली कंपनी का काम है। तो जो भी दोस्तों फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड है वो दोस्तों कंपनी यहाँ पे आपको काम करती हुई देखने को मिलती है। ओके, अगर और आगे दोस्तों इस पे बात करें कंपनी के ऊपर, तो कंपनी के पास कितने बिजनेस है, उस कंपनी के पास जो बिजनेस है कुल मिला के वो 3 है फाइनेंस के अंदर। पहला तो आता है फाइनेंस बिजनेस जो पूरा एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। दूसरा एक एजेंसी बिजनेस है जिसमें कंपनी जो है वो सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंज ब्रोकर है, और कंपनी जो है वो ऑल द मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया जिसमें बीएससी, एनएससी, एमएससीआई, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स और आईसीएक्स के साथ जुड़ी हुई है। तीसरा है दोस्तों कंपनी का कैपिटल और अदर बिजनेसेस। कैपिटल और अदर बिजनेस में क्या जाता है, जो ट्रेजरी ऑपरेशंस, इंटरनल ट्रेजरी ऑपरेशंस, कुछ एक्सेस कैपिटल फंड को मैनेज करना, वो तीसरा दोस्तों कंपनी का काम है। तो कंपनी क्या है, तो दोस्तों कंपनी जो है वो प्राइमरली एक होल्डिंग कंपनी है जो सारे काम ऑपरेट करती है, ऑल आर बिजनेसेस थ्रू आर 17 सब्सिडरीज, जिसमें से जो 3 है वो डायरेक्ट सब्सिडरीज है, 14 जो है वो इनडायरेक्ट या फिर आप स्टेप डाउन सब्सिडरीज कह सकते हैं। कंपनी के एक्टिव बिजनेसेस करीबन 6 कंट्रीज के अंदर है, जिसमें ईस्टर्न कॉन्टिनेंट्स, जिसमें हांगकॉन्ग, यूके, यूएई, चाइना, मॉरिशियस और इंडिया है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी के साथ करीबन अभी 100 एम्प्लॉयज़ एज ऑफ अगस्त 31 2022 100 एम्प्लॉयज़ जो है वो काम कर रहे हैं। अब दोस्तों कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ, कुछ वीकनेसेस या फिर वो हम कुछ रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों, कंपनी की स्ट्रेंथ ये है कि एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है इसके पास, यानी ओनली वो सर्विस जो है वो फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म के लिए है, ये अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कंपनी का। ग्लोबल एक्सपोजर है क्योंकि इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ये देते हैं, और कुछ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कंपनी के अपने क्लाइंट और मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ। स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है और एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी कर लेती है। तो ये तो दोस्तों कंपनी के कुछ हम कह सकते हैं कि अच्छे स्ट्रेंथ है। अब रिस्क की बारे में बात करते हैं। सो व्हाट आर द की रिस्क दैट इन्वॉल्व। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों जो एबन्स कमोडिटीज़ है, जो एवंस कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड है, जो इनकी एक सब्सिडरी है, वो इन्वॉल्व हो गई थी कुछ सेबी के प्रोसीडिंग्स में, जिसमें कुछ एलिगेशंस लगे थे पार्टिसिपेशन पे, फैसिलिएशन पे, कुछ पेयर कॉन्ट्रैक्ट पे और ट्रेडिंग मेंबर, क्लियरिंग मेंबर पे। तो ये कह सकते हैं कि कंपनी को पहले एक बार सेबी से आमना सामना हो चुका है, मतलब यह आप कह सकते हैं सेबी के साथ एलिगेशन, सेबी ने इनके ऊपर एलिगेशंस लगा रखे। वो किस पे, इनकी कॉमोडिटी वाली सब्सिडरी पे। दूसरा क्या है दोस्तों, फेलियर है, क्योंकि फेलियर किस पे है, फेलियर ये है कि कंपनी जो है वो अपने कुछ लाइसेंसेस, कुछ अप्रूवल्स को टाइमली यानी समय पर कंपनी जो है वो यहाँ पर नहीं ले पाई। इसके कारण कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की भी दिक्कत आ गई। फेलियर टू ऑब्टेन, रिटेन एंड रीन्यू सर्टेन अप्रूवल्स, ये दिक्कत आई है। थर्ड दोस्तों ये कि जो कंपनी है वो सब्जेक्ट टू एक्सटेंसिव स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि कंपनी का काम ही इस प्रकार का है कि हर चीज़ के अंदर अप्रूवल्स चाहिए। तो उसके अंदर कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी होती है, कुछ सुपरविजन भी होता है, तो इसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और अगर आगे कोई दिक्कत होती है तो ये भी एक बहुत बड़ा कंपनी का सरदर्द रह सकता है।
चौथा क्या है, डिपेंडेंट ऑन फ्यू सेट्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स और काउंटर पार्टीज। तो अगर रेफरेंस में आप ये देखेंगे, जो फिजिकल कमोडिटी है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में जो सपोर्ट करती है ऑनलाइन एक्सचेंज बेस्ड ट्रेडिंग ऑपरेशंस, तो अगर कंपनी का सिर्फ एक ही पे ज़्यादा फोकस रहेगा तो ये भी दिक्कत है, बिकॉज आप अगर इतने सारे बिजनेसेस को एक साथ चला रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म के अंदर अगर एक साथ इतने सारे बिजनेस को चला रहे हैं तो वो सारे बढ़िया करे, ये आपका कह सकते हैं कर्तव्य बनता है देखना। एक पे ही ज़्यादा फोकस करो, बाकी को पीछे छोड़ दो, तो ये दिक्कत रहेगी। और एक और क्या है, कोई भी दोस्तों डाउनवर्ड रिवीजन जो होता है इनकी क्रेडिट रेटिंग पे, क्रेडिट रेटिंग आपको पता ही है डेफिनेटली यहाँ पे बार बार अपडेट होती रहती है, तो अगर कोई डाउनवर्ड रिवीजन आ गया तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी को अगर आगे कोई डेट या फिर कोई फंड्स रेस करने पड़े तो दोस्तों यहाँ पर बहुत दिक्कतें आ जाएगी, बिकॉज पैसा उस तरीके से नहीं मिलेगा। बिकॉज अगर आपकी रेटिंग कम हो जाती है तो डेफिनेटली जो आपको डेट फंड मिल रहा होता है, जो या फिर आपको फंड रेज करना पड़ता है, तो वहाँ पर रेटिंग खराब होने के कारण फंड इजीली कंपनी नहीं यहाँ पर दोस्तों ले पाती है। एक और क्या है, वल्नरेबल टू द वॉलेटिलिटी इंटरेस्ट रेट्स। अब अगर आपको पता है कि देखिए इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी वॉलेटाइल है, और कुछ इंटरेस्ट रेट्स और मेच्योरिटी मिसमैचेस से भी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज़ के अंदर दिक्कत आ सकती है, वो लिक्विडिटी इश्यूज आ सकते हैं। तो ये दोस्तों कंपनी के कुछ की रिस्क है, तो डेफिनेटली ये है कि कंपनी के स्ट्रेंथ से ज़्यादा रिस्क नज़र आते हैं। अब कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, तो इसके फाइनेंशियल्स आप खुद देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे, इस प्रकार के हैं। कंपनी का दोस्तों 31 मार्च 2020 में रेवेन्यू आया था 2700 करोड़ का। उसके अगले साल कंपनी का रेवेन्यू आधा कम हो गया, मतलब 50% कम हो गया, 1300 करोड़ का रह गया। हो सकता है कि कोविड का कुछ दिक्कत आया हो। उसके अगले साल वापस से दोस्तों और दिक्कत देखने को मिली, और फिर वापस से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 50% कम हो गया, 1300 करोड़ से मात्र 650 करोड़ रह गया। और अभी दोस्तों कंपनी ने कुछ कुल मिलाकर जो बिजनेस किया है इस साल के अंदर अंदर वो 288 करोड़ का है मुनाफा। अब मुनाफा की डेफिनेटली यहाँ पे और एक और आपको देखिए मुंह आता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी का प्रॉफिट क्या था, 40 करोड़ था 31 मार्च 2020 तक। उसके अगले साल 45 करोड़ हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया। उसके अगले साल कंपनी का रेवेन्यू जरूर गिर रहा है लेकिन प्रॉफिट बढ़ते आ रहा है, 62 करोड़ हो चुका है, और कंपनी ने अभी अभी तक 30 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया है। तो रेवेन्यूज गिर रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, कंपनी के एसेट्स के अंदर भी कोई खास इंक्रीज नहीं है। 1212 करोड़ थे कंपनी के एसेट्स 31 मार्च 2020 में, और आज कितने हैं, 1230 करोड़। अगर आप सालाना इसको कंपेयर करेंगे तो हर साल कंपनी के एसेट्स कम हुए। यह है कि कंपनी के ऊपर बोरिंग ज़्यादा नहीं है, 318 करोड़ थी 31 मार्च 2020 में, फिर 260 करोड़ रह गई, फिर 85 करोड़ रह गई, और अभी 76.92 करोड़ ही है। बट फंडामेंटल्स क्या है, फंडामेंटल्स आर डेफिनेटली नॉट गुड, ये आपको मैं कह सकता हूँ। कोई खास फंडामेंटल्स नहीं है, इसको कोई अच्छे नहीं कह सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी अपना इशू लेके क्यों आ रही है। तो दोस्तों कंपनी को अपनी एनबीएफसी की सब्सिडरी एबन्स फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है फॉर फाइनेंसिंग द ऑगमेंटेशन ऑफ इट्स कैपिटल बेस टू मीट इट्स फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज है। कंपनी आईपीओ कब ला रही है, कंपनी दोस्तों अपना आईपीओ 12 से 15 तारीख के बीच में ला रही है। ये आईपीओ 4 दिन तक ओपन रहेगा। 2 तारीख को ये माफ करेगा, 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 256 से 270 का कंपनी ने प्राइस बन रखा है। 55 का लॉट साइज है। अब ये जो इशू है वो 345 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 102 करोड़ और बाकी का ओएफएस 243 करोड़ का है। दोस्तों यहाँ पे इशू टाइप बुक बिल टाइप का आईपीओ है, बीएससी एनएससी पे लिस्ट होगा। क्यूआईबी इसको 10%, एचएनआई इसको 30% और रिटेल कैटेगरी को 60%, यानी इसमें रिटेल का जो पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, 60% ऑफ द ऑफर। एक लॉट में आपको अप्लाई करने के लिए 14,850 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और आप मैक्स 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ये है कि सब्सक्रिप्शन कितना आता है वो तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो स्मॉल एच एन आई है दोस्तों, उनको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा फॉर 2,07,990 रुपीज़। कंपनी के दोस्तों प्रमोटर कौन है, मिस्टर अभिषेक बंसल कंपनी के प्रमोटर आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आगे की डेट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो इशू है वो 12 को खुलेगा, 15 को बंद होगा, 20 को अलॉटमेंट आएगा, एंड इसकी लिस्टिंग 23 को हो जाएगी। बट अगेन द क्वेश्चन राइजेस, क्या अप्लाई करना चाहिए। तो ये है दोस्तों जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आई है वो हम कह सकते हैं एक फुली प्राइस्ड आईपीओ है। कंपनी ने बहुत जगह नहीं छोड़ी अपने इन्वेस्टर्स के लिए। जिस पी रेशो पे ये ट्रेड करते हैं वो डेफिनेटली बाकी कंपनीज भी उसी प्रकार से ट्रेड करती है। फाइनेंशियल्स कंपनी के कुछ खास नज़र नहीं आते हैं, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो ये है कि कोई खास बहुत इंटरेस्टिंग आईपीओ नहीं होने वाला है। करंट ग्रे मार्केट की बात करें, सो करंट ग्रे मार्केट ऑफ एबन्स होल्डिंग इज 14 रुपीज़, 14 रुपये चल रही है ग्रे मार्केट। 284 पे ये लिस्ट हो सकता है इस प्रकार से अगर अभी देखेंगे, बट ग्रे मार्केट पे इतना अभी आप बिलीव मत करिए, ये बात आपको मैं कहूँगा। 5% तो कभी भी निकल जाता है, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो वही है कि एबन्स होल्डिंग में मुझे कोई खास
आईपीओ के अंदर कह सकते हैं पैसा आता हुआ नज़र नहीं आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन क्या है, डेफिनेटली आप अपना जो ओपिनियन है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप बिल्कुल बातचीत करके बनाइए। बट मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन क्या है कि डेफिनेटली यहाँ पर अगर अवॉइड भी करते तो बहुत बड़ी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। रिस्की इन्वेस्टर्स डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन देख के आईपीओ में पैसा लगाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि आईपीओ कैसा कर पाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।